हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्लिक जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसमें प्रमुख है BSSC इंटर लेवल में कौन सी पद जुड़ेगी और बिहार में माली की विज्ञापन कब आएगी। तो शुरू करते हैं। पहले 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली जल्द। तो राज्य में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली जल्द होगी। इसके लिए काउंसलिंग की तिथि जल्द तय होने के आसार हैं। यह संकेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सोमवार को की गई समीक्षा बैठक के बाद मिला है। 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची जारी की जा चुकी है। सिर्फ काउंसलिंग नियुक्ति पत्र बांटने की तिथि तय होनी है। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष जोर दिया। बैठक में शिक्षा विभाग के प्रस्तावों पर सहमति जताई गई है। माना जा रहा है कि काउंसलिंग को लेकर प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों को 1-2 दिनों में अच्छी खबर मिल सकती है। शिक्षकों की बहाली सर्टिफिकेट जांच के बाद ओपन कैंप से होगी। उल्लेखनीय है कि नियुक्ति की मांग को लेकर प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन पर हैं। उसके तो मतलब ये इनको है जो कि अच्छी खबर मिलने वाली है। 1-2 दिनों में काउंसलिंग की तिथि भी है जो कि आपकी जारी हो जाएगी। उसके बाद स्थानीय नीति जल्द निजी क्षेत्र में भी होंगे 75% स्थानीय। तो झारखंड में जन भावना के अनुरूप सरकार जल्दी ही नई स्थानीयता नीति परिभाषित करेगी। वहीं निजी क्षेत्र में 75% पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। मतलब कि अगर निजी क्षेत्र में भी झारखंड के जो निवासी रहेंगे वही है जो कि फॉर्म भर सकते हैं या उसमें बहाल होंगे। उसके बाद है साथ ही अल्पसंख्यक विद्यालयों में कर्मियों की नियुक्ति व शिक्षक व पुलिस भर्ती के लिए भी जल्द नियमावली बनाई जाएगी। मतलब आपको विद्यालय में कर शिक्षक और पुलिस भर्ती में भी है जो कि नियमावली, ये घोषणाएं मुख्यमंत्री ने जो है हेमंत सोरेन ने की है। और उन्होंने कहा कि सरकार ने इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है। इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। विभिन्न विभागों के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों को शीघ्र भरने को लेकर कार्रवाई है जो कि स्पष्ट निर्देश सभी विभागों को दिया है। मुख्यमंत्री ने क्या क्या कहा कि अब है जो कि रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया है। जल्द ही बनाई जाएगी अल्पसंख्यक विद्यालयों कर्मियों की नियुक्त नियमावली। उसके बाद आते हैं सेना बहाली। आज से 8 जिलों के 3968 युवाओं दौड़ लगाएंगे। तो मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में गुरुवार को 8 जिलों में जो कि 3968 युवा सोल्जर टेक्निकल ट्रेड के लिए दौड़ लगाएंगे। पहले दिन क्या है, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी, पश्चिमी चंपारण के अभ्यर्थियों को है जो कि मौका मिलेगा। बहाली को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। बैरिकेडिंग, मार्शलिंग, बैचिंग, रेस्ट एरिया, रनिंग तैयार हो चुका है। बुधवार को बिहार झारखंड का आर्मी बोर्ड के DDJ ब्रिगेडियर है जो कि ने तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बहाली कराने के लिए कटिहार, गवा, दानापुर और रांची से आए सैन्य अधिकारियों को भी प्रक्रिया से जुड़ी बारीकियों के बारे में बताया। इसके अलावा स्थानीय ARO निदेशक कर्नल बॉबी जसरोटिया सेना मंडल के साथ बहाली स्थल का निरीक्षण किया। मुजफ्फरपुर ARO के 55,000 और दानापुर ARO के 89,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। और जिलावार है जो कि बहाली है जो कि होगी। और 28 जनवरी को टेक्निकल है, 29 जनवरी को भी टेक्निकल है, 30 जनवरी को भी टेक्निकल है, 31 जनवरी को आपको जनरल ड्यूटी के हैं। और सभी के जिले हैं और संख्या जो बल है दिया हुआ है। योग्यता के अनुसार ही सफल होंगे, DDG ने कहा है। तो DDG की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अभ्यर्थियों की सफलता उनकी योग्यता के आधार पर होगी। और ये आप देख रहे हैं जिलावार होगी बहाली तिथि। जिला कहाँ कहाँ का है ये भी दिया हुआ है। कितनी संख्या में ट्रेड्समैन, टेक्निकल का है, नर्सिंग सहायक का है, क्लर्क का है, GD का है। तो ये सब है जो कि आप लोग ने फॉर्म भरा है। तो निश्चित रूप से बहाली में कौन कौन से कागजात लगेंगे, सरपंच की ओर से जारी आचरण प्रमाण पत्र लगेंगे। DM व SDO की ओर से जारी आवासीय प्रमाण पत्र, हाल का 20 पासपोर्ट साइज फोटो, लेजर प्रिंटर से प्रिंटेड एडमिट कार्ड, मैट्रिक व इंटर के मूल प्रमाण पत्र व अंक पत्र, आदिवासी अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र, आधार, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, असंक्रमित और रिस्क प्रमाण पत्र, कोटा के लिए संबंधित कोटे का मूल प्रमाण पत्र, फोटो भी आपको लगाना पड़ेगा। प्रमाण पत्र नहीं
तो शिक्षक होंगे बर्खास्त। तो निगरानी जांच में जिन 54,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है। ऐसे शिक्षकों को अंतिम मौका देते हुए शिक्षा विभाग ने निगरानी जांच के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं नियोजन पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके लिए विभाग की ओर से जो कि वेब पोर्टल उपलब्ध कराया जाना, प्रमाण पत्रों को अपलोड करने के लिए भी जल्द समय सीमा तय होगी। जो शिक्षक पोर्टल पर अपना प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करेंगे उनके बारे में माना जाएगा कि नियुक्ति की वैधता के बारे में उन्हें कुछ नहीं करना है। ऐसे में उनकी नियुक्ति अवैध मानकर बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दोषी नियोजन इकाइयों को पर भी प्राथमिकी दर्ज होगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के मुताबिक 2006 से 2015 के बीच नियुक्त किए गए जिन शिक्षकों नियोजन फोल्डर निगरानी जांच में नहीं मिले हैं उनकी रिपोर्ट सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से मांगी गई है। निगरानी जांच में 234 मुखिया की भूमिका संदिग्ध मिली है, वे विजिलेंस के रडार पर है। स्पष्टीकृत सेवा की जाएगी समाप्त। ऐसे शिक्षकों के नाम व विवरणी संबंधित नियोजित इकाइयों के साथ वेब पोर्टल पर सार्वजनिक किए जाएंगे, क्योंकि निगरानी जांच में ऐसे शिक्षकों के फोल्डर रखने वाले नियोजन इकाइयों से सहयोग नहीं मिल रहा है। इसके लिए विज्ञापन भी प्रकाशित किया जाएगा। संबंधित शिक्षक से स्पष्टीकरण पूछकर उनकी सेवा समाप्त की जाएगी। लोक मांग एवं वसूली अधिनियम के तहत बर्खास्त शिक्षकों को वेतनमान के रूप में भुगतान की गई राशि की भी वसूली की जाएगी। तो और क्या है, फोल्डर गायब करने के मामले की भी जांच होगी। निगरानी ने फोल्डर गायब होने के लिए शिक्षकों के साथ साथ नियोजन इकाइयों को भी जिम्मेदार माना है। सरकार को सुझाव दिया कि संबंधित नियोजन इकाइयों के मामले में भी जांच होनी चाहिए। शिक्षा विभाग दोषी पाई गई नियोजन इकाइयों पर प्राथमिकी दर्ज कराएगा। इससे पहले विभाग स्तर से यह भी जांच कराई जाएगी कि पंचायतों एवं प्रखंडों के अलावा नगर निकायों संबंधित नियोजन इकाइयों में शिक्षकों को फोल्डर कैसे गायब हुए। हर साल जून और दिसंबर में बुजुर्ग पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति। तो गृह विभाग 50 वर्ष से अधिक उम्र के सरकारी कर्मियों की कार्यदक्षता की समीक्षा करेगा। इसके लिए 2 समितियों का गठन किया गया है। हर साल जून और दिसंबर में प्राप्त आवेदनों के आधार पर बैठक का आयोजन होगा, जिसमें बुजुर्ग कर्मियों की कार्यदक्षता के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए अनुशंसा की जाएगी। जरूरत होने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी दी जाएगी। गृह विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया। आदेश के अनुसार पिछले साल सामान्य प्रशासन विभाग ने 50 साल से अधिक उम्र के कर्मियों की कार्यदक्षता और एचआर की समय सीमा पर समीक्षा करने का निर्देश जारी किया था। इसे लागू करने के लिए गृह विभाग ने 2 समितियों का गठन किया। समूह क के कार्यकलापों की समीक्षा के लिए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय टीम का गठन किया है। इसमें सचिव, विशेष सचिव, विभागीय मुख्य निगरानी पदाधिकारी सदस्यों, समूह ख और ग और अवर्गीकृत सरकारी सेवकों के कार्यकलाप की समीक्षा के लिए गृह विभाग के सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। 3 सदस्यीय है, जो कि इस समिति में संयुक्त सचिव सह मुख्य निगरानी पदाधिकारी, अवर सचिव, मतलब समूह ख और ग और अवर्गीकृत सरकारी सेवकों। तो एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, बिहार में समूह घ नहीं होता, अब इन्हें क्या कर दिया गया, अवर्गीकृत समूह के रूप में रखा गया है। तो ये हो गए। अब आपको बिहार से बहाली की जो खबरें, 1000 माली की होगी नियुक्ति, 25,720 होगा वेतन। तो भवन निर्माण विभाग के उद्यान प्रमंडल पटना में इस साल करीब 1000 माली की नियुक्ति होगी। इन्हें करीब 25,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। इनकी तैनाती पटना के सभी पार्कों सहित सरकारी भवनों में होगी। 20 नवंबर 2019 में राज्य कैबिनेट के 1000 माली का स्थायी पद सृजित करने की मंजूरी, इसके बाद इस प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके तहत फिलहाल उद्यान प्रमंडल पटना इसकी नियमावली बनाने में जुटा है। इस नियमावली को राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि सरकारी उद्यानों की देखरेख के लिए 1999 में 747 स्थायी माली थे। 2010 तक इन्हें 249 पद शेष रह गए। 2020 में भी करीब 100 माली रिटायर हो गए। ऐसे में उद्यानों के संरक्षण और देखभाल के लिए सरकार ने उद्यान प्रमंडल पटना में माली के 1000 पद सृजित करने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार माली के पद पर नियुक्त होने वाले हर महीने जो कि 25,720 मिलेगा। इनसे मूल वेतन, महंगाई भत्ता, एचआरए, मेडिकल और टीम है जो कि शामिल होगी। तो मतलब साफ है कि ये जो बहाली निकलेगी ये पूरी तरह सरकारी रहेगी, क्योंकि इनको महंगाई भत्ता, एचआरए, मेडिकल, टीए जो है ये सरकारी को मिलती है। तो ये स्थायी पद होंगे। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं होंगे, ये स्थायी होंगे। और इसकी विज्ञापन भी है जो कि जल्द निकले। 534 डाटा ऑपरेटर व 38 कार्यालय सहायकों की नियुक्ति होगी संविदा पर। तो राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक समय से पहुंचे, इसको लेकर सभी प्रखंडों में एक हेल्प डेस्क, हर जिले में एक सामाजिक सुरक्षा कोषांग बनाने का निर्णय लिया गया है, जहां लोगों के शिकायतों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। वहीं से
उन शिकायतों के निष्पादन के लिए संबंधित विभाग व डीएम को भेज दिया जाएगा, ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ तुरंत मिल सके, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो। इसके लिए 534 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 38 कार्यालय सहायकों की संविदा पर नियुक्ति होगी। प्रत्येक प्रखंड में एक डाटा एंट्री ऑपरेटर और सभी जिलों में एक कार्यपालक सहायक की नियुक्ति संविदा पर बेल्ट्रॉन के माध्यम से होगी। अधिकारी के मुताबिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हर प्रखंड और जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में एक डेटा एंट्री ऑपरेशन कार्यपालक सहायक को मानदेय पर रखने का निर्णय, इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसके बाद आते हैं बीएसएससी पर से जो वैकेंसी आने वाली है, तो ये कल ही चिट्ठी है जो कि आपको बहुत सारे जगह जो कि सोशल मीडिया पर आई है, और इससे ही चिट्ठी है। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में व्यापक वृद्धि के साथ साथ कार्यप्रणाली में तकनीकी अनुप्रयोग सहित महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। लोक सेवाओं का अधिकार आरटीपीएस के तहत समयबद्ध कार्य निष्पादन, लोक शिकायत निवारण अधिकार के तहत जन सामान्य के शिकायतों के निपटान, भूमि विवाद के त्वरित एवं सुगम निष्पादन एवं ऑनलाइन दाखिल खारिज के निष्पादन, भू सर्वेक्षण के माध्यम से भू अभिलेखों का अद्यतीकरण, अद्यतन मानचित्र एवं खतियान तैयार किया जाना, ऑनलाइन भू अभिलेखों को जन सामान्य उपलब्ध आदि विभाग का है। अनुमंडल कार्यालय अंचल का मानव बल है जो कि उपलब्ध कराया गया है। तो आप देख रहे हैं कि कौन कौन लेवल 11 के पद, सिस्टम एनालिसिस के मात्र 1 पद है मुख्यालय स्तर पर, फिर प्रोग्रामर का है जो कि 5 पद है, लेवल 8 का है मतलब 4800 ग्रेड पे। डाटा एंट्री ऑपरेटर आप देख रहे हैं प्रति जिला जो कि 1 रहेंगे, अनुमंडल में इसका 1 रहेगा, लेवल 6 का मतलब 4200 ग्रेड पे। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, इसका लेवल क्या रहेगा आपको 4 रहेगा, प्रति अंचल है जो कि 7 पद रहेगा। और तो आप देख रहे हैं 3738 यही पद हो गए आपको, मेन है डाटा एंट्री ग्रेड। और लेवल 4 का मतलब क्या हो गया आपको 1800 1900 2000 उसमें मतलब 2400 ग्रेड पे की होगी। 3738 पद अगर दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग है जो कि 38 हो गया, और है जो कि 77 पद, 3877 पद है जो कि आपको इससे आ सकती है, बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड से आ सकती है। और अभी जो आएगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आएगी। क्यों आएगी तो इसको नीचे पढ़ते हैं। इन पदों की नियुक्ति के लिए वर्तमान दर पर कुल अनुमानित वार्षिक है 151 करोड़ 48,98,518, और 2029 से भू राजस्व एवं संपदाओं में है जो कि होगा। युक्त पद सृजन है जो कि सूचना प्रौद्योगिकी समन्वय नियमावली से आच्छादित होगा। तत्काल है जो कि अभी आउटसोर्सिंग से युक्त पदों का नियोजन किया जाएगा, मतलब अभी तुरंत है जो कि वो बेल्ट्रॉन के माध्यम किया जाएगा। राज्य संसाधन की वर्तमान स्थिति के आलोक में कम से कम जितनी आवश्यक उतने पदों पर अभी नियुक्ति की जाएगी। और अस्थाई पद क्यों कहा जा रहा है, फिर ये इंटर लेवल में क्यों जुटेगा जब ये बेल्ट्रॉन से मांगा, तो अभी तत्काल क्योंकि अभी इसमें इंटर लेवल सेकेंड में वैकेंसी आएगी। उसमें आप देख रहे हैं कि आपके वेतन क्या रहेंगे। लेवल 6 का है जो कि आपको 4200 ग्रेड पे का 35,400 है, और आपको क्या क्या मिल महंगाई भत्ता 6018 महंगाई भत्ता है जो कि अभी 17% है, और आवास भत्ता जो है आपको 16,864 है जो कि बिहार में है, उसके अनुसार है जो कि दिया हुआ है कि 2832 8% में मिलेगा। और चिकित्सा भत्ता है जो कि आपको 1000 बिहार में मिलता है। तो कुल इस तरह से बनाया हुआ है कि आपको कितना वेतन मिलेगा। उसी तरह से डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का है जो कि आपको 25,500 मतलब इनका जो है लगभग 25,227, और लगभग है जो कि आपको 30 से 35 हज़ार है जो कि आपको 30,000 के आसपास है जो कि वेतन इसमें मिलेगा। और ये वैकेंसी है जो कि आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की, क्योंकि इंटर लेवल सेकेंड की विज्ञापन मंगाने की है जो कि सीटों खाली विवरणी मंगाने की तैयारी चल रही है, और पूरी उम्मीद है कि आपको 3877 पद जो है आपको कम से कम डाटा एंट्री ऑपरेटर और ग्रेड ए और ग्रेड सी का जुड़ेगा। प्रोग्रामर और सिस्टम एनालिसिस का इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये लेवल 8 का है जो कि पद है, और इसमें जो कि इसकी योग्यता भी है जो कि टेक्निकल रहेगी। तो ये 2 पद जो है जो कि आपको जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से 3877 हो गए आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद, 1590 पंचायत सचिव के, 2300 के लगभग राजस्व कर्मचारी के। तो अगर तीनों पोस्टों को ही जोड़ दिया जाए तो लगभग है जो कि 5500 और 2000 लगभग है जो कि 7500 वैकेंसी ऐसे ही हो गई। अगर तीनों वैकेंसी जुट जाती है, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो निश्चित रूप से अगर और भी जुटेंगे तो 8 से 10 हज़ार वैकेंसियाँ हैं जो कि आएगी। लेकिन इन वैकेंसियों को आने में समय अभी लगेगा, हो सकता है टाइम लगे क्योंकि कई विभागों से रिक्तियाँ मांगी गई है।
और जहाँ तक बात है बीएसएससी इंटर लेवल, जो बहुत सारे कल जो नोटिस आए मंगल फॉन्ट पर, उसे बहुत सारे लोग बस एक ही क्वेश्चन पूछते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ खासकर एक चीज़ अध्ययन करूँ कि जो जितने कम में, जैसे कम योग्यता वाली जो परीक्षा देते हैं जैसे इंटर लेवल में, तो बहुत सारे लड़के कंफ्यूज करते हैं। इसका कारण क्या? पहले तो लोग बीसी एमबीसी में कभी सीरियस ही नहीं लिए, बोल रहे थे कि इंटर पास किए थे उसमें फॉर्म भर दिए थे, अब भले ही तैयारी अच्छी हो गई, रिजल्ट आ गया। तो मतलब साफ है कि आप जब प्राथमिकता भरते हैं तो उस समय ने किसी से सलाह नहीं लेते। बहुत हद तक मैंने कोशिश किया था कि राजस्व कर्मचारी फर्स्ट देकर, सेकंड देकर, ये अपना एक रैंकिंग दिया था, तो बहुत सारे लोगों ने भरा। अब लोग लड़ाई कर रहे हैं कि पंचायत सचिव अच्छी है कि राजस्व कर्मचारी। बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं कि सर मुझे तो राजस्व कर्मचारी चाहिए था, तो मुझे तो पंचायत सचिव चाहिए, अब क्या चेंज हो सकता था? अब कुछ नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग टाइपिंग का मंगल फॉन्ट दिया, उसमें भी कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो आपको सिविल उनको कीबोर्ड भी बताना चाहिए। तो नहीं, आप जिस कीबोर्ड मंगल फॉन्ट के लिए सिर्फ आपको बताया गया है, तो उसको आप टाइपिंग करें हिंदी में, और मंगल फॉन्ट हिंदी में ही टाइपिंग। इंग्लिश वाले क्या करें? तो इंग्लिश वाले अपने टाइपिंग करते रहें। जो हिंदी में नो कर दिए हैं उनका क्या होगा? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है ये। तो आप तो प्राथमिकता भरते समय ध्यान देते नहीं हैं, बस आपको यही लगता है कि मैं तो सब चीज़ जानता हूँ, या सीरियस ही नहीं रहते हैं फॉर्म भरने के समय। और ये प्राथमिकता जो है आप भरते हैं तो चेंज नहीं होगी। तो आपने नो किया तो आपकी परीक्षा नहीं होगी। मंगल फॉन्ट में आपको बना टाइपिंग करने या हिंदी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर आपने हिंदी भी, इंग्लिश भी टाइपिंग नो कर दिया, हिंदी भी टंकन नो कर दिया, और सारे में नो कर दिया, तो तब क्या? तो आपको टाइपिंग की परीक्षा नहीं ली जाएगी, आपसे ज़बरदस्ती तो ली नहीं जाएगी परीक्षा। तो ज़्यादातर लोगों ने हिंदी टाइपिंग नो किया, क्योंकि हिंदी टाइपिंग उनको लगता था कि संभव नहीं है। तो नहीं, परीक्षा आपसे लेगी। क्यों लेगी आपसे परीक्षा? आयोग आपसे ज़बरदस्ती थोड़ी परीक्षा लेगा। आपने जो प्राथमिकता दिया है, और लिखा भी हुआ है विज्ञापन में कि प्राथमिकता क्या, जिन्होंने प्राथमिकता दिया है, ऐसा नहीं कि आप नहीं दिया है फिर भी जो कि आपसे लिया जाएगा। तो ये सब कन्फ्यूजन है जो कि उम्मीद है कि काफ़ी हद तक दूर होगी। और ये कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने जब प्राथमिकता फॉर्म भरा था तो उसमें बहुत सीरियस नहीं थे। कारण कि और बहुत सारे इतने सोशल मीडिया पर आने, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक आने के बाद भी अभी भी छात्रों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। उसी कारण है जो कि गलतियाँ होती हैं, और बाद में पछताते हैं कि अब क्या किया जाए। तो अब क्या, अब तो बात ख़त्म हो गया। आपने हिंदी नो किया तो आप हिंदी टाइपिंग नहीं करें। और आपकी रिजल्ट, बहुत सारे लोग रिजल्ट्स को लेकर है, निश्चित रूप से होना भी चाहिए, क्योंकि परीक्षा दिए हैं और लगता भी है, क्योंकि 6 साल हो गई है। जल्द से जल्द है जो कि रिजल्ट आए। और भी अन्य परीक्षों के आ रहे हैं, बीएसएससी स्टेनोग्राफर भी 25 नवंबर को परीक्षा हुई, उसके बारे में भी बहुत सारे लोग परेशान हैं कि जल्द से। तो निश्चित रूप से आयोग है जो कि कार्य करेगा, और फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, तो आपकी है जो कि रिजल्ट है जो कि आनी शुरू होगी धीरे धीरे। तो इसी के साथ धन्यवाद।